प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज 11वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जनसंचार का पहला अध्याय संचार करेंगे। संचार का अर्थ होता है विचरण करना। अर्थात संचार के मूल में चर धातु होती है, जिसका अर्थ विचरण करना होता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, यह पहुंचना ही मनुष्य का भी हो सकता है, प्राणियों का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है और चित्र का भी हो सकता है। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उस संचार का अर्थ होता है मानव के संदेशों का पहुंचना। संदेशों का पहुंचना, पहुंचने का तात्पर्य है संदेश भेजना और संदेश प्राप्त करना। इस प्रकार संदेश की परिभाषा बनती है, संचार की परिभाषा बनती है सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को पत्र, लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार कहलाता है। अब संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? संचार माध्यम, संचार स्वयं एक प्रक्रिया है। एक जगह से दूसरी जगह संदेशों के पहुंचने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया प्राय किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। जैसे हम बोलते हैं तो बोलने से जो ध्वनि तरंगे और वायु तरंगों के सहारे हमारी बात पहुंचती है। इसी प्रकार प्रकाश तरंगे हमारी स्पर्श, संवेदन, इशारे आदि भी संचार का माध्यम बन जाते हैं। परंतु हम इन मूल कारकों को संचार का माध्यम नहीं कह सकते। अतः संचार का माध्यम कौन कौन से होते हैं? संचार माध्यमों से हमारा आशय है, संचार माध्यमों से हमारा आशय है कि वे उपकरण या साधन जिनके माध्यम से हमारे संदेश पहुंचते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने संदेश भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। जैसे
समाचार पत्र, फिल्म, टेलीफोन, रेडियो। व जैसे आज देखो, जैसे मैं आपको क्लास में साक्षात नहीं पढ़ा रही, अब बल्कि क्या कर रही हूँ, फ़ोन के माध्यम से वीडियो बनाकर आपको पढ़ा रही हूँ। तो यानी फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन क्या है, फ़ोन वो उपकरण है जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो उपकरण के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, एक ऐसा स्रोत के माध्यम से जो बात आप तक पहुँचाई जा रही है, वही क्या है, संचार का माध्यम है। तो संचार का माध्यम यहाँ पे क्या है, टेलीफोन। क्या है संचार का माध्यम यहाँ पे, टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन के जरिए से ही मैं इंटरनेट का प्रयोग करके आपको संचार का अध्याय पढ़ा रही हूँ। तो अब हम आगे करेंगे संचार के मूल तत्व। संचार के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संचारक। अब संचारक क्या होता है? संचारक यानी स्रोत, यानी संदेश देने के बारे में सोचना, देने के बारे में सोचना। नंबर 2, संदेश का कूटीकरण। संदेश का कूटीकरण। संदेश के कूटीकरण से हमारा अभिप्राय है एनकोडिंग। एनकोडिंग अर्थात भाषाबद्ध करना। जो संदेश है उसको भाषाबद्ध करना, यानी उसको भेजने के लिए भाषा का चुनाव करना। नंबर 3 है संदेश का कूटवाचन। आगे हम विस्तार से करेंगे कि एनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, संदेश का कूटवाचन क्या होता है। कूटवाचन जो है, ये कूटीकरण जो एनकोडिंग है, इसकी एक उल्टी प्रक्रिया होती है, बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया, और उसका नाम है डिकोडिंग। डिकोडिंग यानी पहले हमने एनकोडिंग में क्या किया था, भाषाबद्ध करना, यानी संदेश को भेजने के लिए भाषा का चयन करना। और कूटवाचन में हम क्या कर रहे हैं कि जो संदेश भेजा है, उस संदेश को जिसने भेजा उसको जो ग्रहण करता है, उस भाषा का ग्रहण करना डिकोडिंग होता है। और नंबर 4 पे क्या होता है, प्राप्तकर्ता, यानी प्राप्त करने वाला, यानी संदेश को समझना। तो ये थे 4 तत्व, किसके, संचार के मूल तत्व। संचार के मूल तत्व कितने बताए, 4। नंबर 1 संचारक या स्रोत, नंबर 2 संदेश का कूटीकरण, संदेश का कूटवाचन, और नंबर 4 प्राप्तकर्ता। इसके पश्चात हम करेंगे संचार की भूमिका, अर्थात संचार का महत्व। अब संचार की हमारे लिए क्या भूमिका है, संचार का क्या महत्व है, इसके लिए मैं आपको केवल 2 विशेष बिंदु बताऊंगी। यानी किसी संदेश को भेजने वाला संचारक उसका स्रोत कहलाता है, या भेजने वाला संचारक कहलाता है। जिसका पहला गुण है संदेश की स्पष्टता, अर्थात जो भी संदेश भेजा गया है वो स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा गुण क्या है, संदेश को प्राप्त करने के अनुकूल कूटीबद्ध करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यानी जो संदेश भेजा गया वह स्पष्ट होना चाहिए, और उसके भेजने के लिए जो भाषा है उसका चयन सही प्रकार से करना चाहिए, ताकि वह संदेश जिसके पास भी भेजा गया है उसको आसानी से और स्पष्ट समझ में आए। जिस भाव से संदेश को भेजा गया उसी भाव से वह संदेश समझ आना चाहिए। अब हम कर रहे हैं कि कूटीकरण का यानी एनकोडिंग का क्या तात्पर्य है।
ये कूटीकरण क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कूटीकरण, डिकोडिंग, फीडबैक, इन सब को विस्तार से अलग अलग करेंगे। तो हम सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं संचार के महत्व में, कूटीकरण। कूटीकरण, कूटीकरण का दूसरा नाम क्या बताया था? यानी कूटीकरण यानी एनकोडिंग। एनकोडिंग इंग्लिश का शब्द है। तो संदेशों को भेजने के लिए जिन शब्दों का, संकेतों का, ध्वनि या चित्रों का प्रयोग किया जाता है, भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश को बांधना ही कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है। सफल कूटीकरण हम उसी को कहेंगे जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो, प्राप्तकर्ता उस संदेश को उसी रूप में ग्रहण करे। फिर आता है डिकोडिंग। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिकोडिंग बिल्कुल कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया है और ये कूटवाचन कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश को प्राप्तकर्ता कूट वचनों में बंधे संदेश समझता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो संचारक उसका अर्थ समझता है। संचारक यानी जिसने भी आपको भेजा है। उदाहरण के स्वरूप जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, तो आपने जिस भाव से उस मैसेज को किया है, उसी भाव को जिसके पास मैसेज किया, जिसके पास आपने संदेश भेजा, उसी भाव में उस मैसेज को समझना जो है वो क्या कहलाता है? कूटवाचन। तो संदेश की प्रतिक्रिया या जो फीडबैक उसको मिला, उसका जो महत्व, अब संदेश की हम क्या करेंगे? प्रतिक्रिया, यानी जो संदेश भेजा उसकी प्रतिक्रिया क्या रही, फीडबैक क्या रहा। जिस तरह अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद आप उसका फीडबैक लें, फीडबैक उसकी प्रतिक्रिया कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो कूटीकरण संदेश के पहुंचने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है और यह आवश्यक है कि इससे ये पता चलता है कि संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है और पहुंच ही नहीं गया, वह ठीक ठाक पहुंच गया है। इसके बाद आगे नया पॉइंट हमारा आता है शोर, जिसको इंग्लिश में नॉइस कहते हैं। अब ये शोर से हमारा क्या अभिप्राय है? संचारक प्रतिक्रिया में किसी भी प्रकार की अगर कोई बाधा आ जाए या रुकावट आ जाए, बाधा या रुकावट आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। यह बाधा संचार की मानसिकता, अस्पष्टता और अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है। ठीक कूटीकृत न कर पाने के कारण भी हो सकती है, गलत कूटवाचन के कारण भी हो सकती है और प्राप्तकर्ता की तकनीकी खराबी या आपसी शोर के कारण भी हो सकती है। तो रुकावट यानी बाधा किस किस प्रकार से हो सकती है? संचार की मानसिकता, देखिए लिखती हूँ, नोट कर लेना। ये इसीलिए लिखा जा रहा है ताकि आप अपने नोटबुक में इसको नोट करें और इसको याद करें, और जहाँ भी कहीं आपको डाउट हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर करें। यानी क्या था कि संचार की मानसिकता, अस्पष्टता या अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है। इसके पश्चात ठीक कूटीकृत न कर पाने के कारण, अस्पष्टता के कारण, ठीक कूटीकृत न कर पाने के कारण, गलत कूटवाचन के कारण, प्राप्तकर्ता की तकनीकी खराबी, के कारण या आपसी शोर के कारण, तो ये था आपका संचार क्या होता है।
संचार माध्यम कौन कौन से हैं, संचार की प्रतिक्रिया क्या है, और संचार का महत्व या संचार की भूमिका क्या है। अब हम आगे करेंगे संचार के विभिन्न प्रकार। संचार के विभिन्न प्रकार। नंबर 1, सांकेतिक संचार। नंबर 2, मौखिक संचार। नंबर 3, अमौखिक संचार। नंबर 4, अंतर्वैयक्तिक संचार। नंबर 5, जन संचार। अब सबसे पहले आता है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों के द्वारा संदेश पहुंचाना, जैसे मनुष्य का हाथ जोड़ना, हाथ मिलाना, मुट्ठी कसना, सिग्नल देना, लाल बत्ती का होना आदि सांकेतिक संचार हैं। इनमें मनुष्य अपने अंगों का प्रयोग करता है। आदि युग में सांकेतिक साधन ही सबसे महत्वपूर्ण रहे होंगे, क्यों आज उनका महत्व सहायक या गुण संचारक के रूप में सीमित हो गया है। सांकेतिक संचार समझ आया सभी को? सांकेतिक संचार यानी जिसमें संकेतों के द्वारा संदेश पहुंचाया जा सकता है। जैसे हाथ जोड़कर आप क्या करते हो, अभिवादन की प्रक्रिया को करते हो, नमस्कार करते हो, तो हाथ जोड़ने से लगता है कि हाँ भाई आप उनका स्वागत कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो। अध्यापक क्लास के अंदर आता है तो आप खड़े होकर ये संकेत देते हैं कि आप अपने अध्यापक का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। इसी प्रकार से लाल बत्ती का आदि संकेत ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके मनुष्य जो है अपने सांकेतिक संचार का प्रदर्शन करता है। नंबर 2 पे आपका आता है मौखिक संचार। मौखिक संचार का मतलब होता है, जैसे कि आपने हिंदी भाषा व्याकरण में सबसे पहले ही ये सीखा है हिंदी व्याकरण में कि मौखिक और लिखित भाषा है ना। तो मौखिक में आपने कक्षा 6 में, 5th में, 4th में ये चीज़ें सीखी थी कि मुख के द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाए वो मौखिक संचार हो गया, है ना। मौखिक भाषा वही होती थी जो हम मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, यानी जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा थी। अब मौखिक संचार क्या होगा? मौखिक संचार सेम वही बात है कि मुख के द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यमों से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। जैसे आपस में बातचीत करना, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बातचीत करना, भाषण देना आदि मौखिक संचार के ही रूप हैं। अब नंबर 3 पे आता है अमौखिक संचार। अमौखिक का अर्थ ही नकारात्मक होता है, जैसे असफल, अयोग्य। तो अमौखिक यानी जो संचार बोलकर नहीं किया जाता, अर्थात मौखिक संचार के अतिरिक्त उन सभी संचार के साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं जो बोल के नहीं किए जाते, जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि ये सभी अमौखिक संचार के माध्यम हैं। अब नंबर 4 पे आता है अंतर्वैयक्तिक संचार। अब अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है? प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्वैयक्तिक यानी व्यक्ति के द्वारा अपने आप से बातचीत करना। किसे? अपने आप से बातचीत करना अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। प्राय मनुष्य अकेला होने पर जब अपने आप से बातचीत करता है वह गीत, कविता आदि बोलकर अपने माध्यम से अपने भावों को स्वयं ही व्यक्त करता है, तो इस संचार को हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जैसे डायरी, लेखन, कविताएं आदि बोलना जो हैं वो अंतर्वैयक्तिक संचार के अंग हैं। नंबर 5 पे आता है अंतर्वैयक्तिक संचार।
अंतर्वैयक्तिक संचार, लिखा नहीं मैंने अंतर्वैयक्तिक संचार। 6 पे जनसंचार है और 5 पे है अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार वह संचार होता है जिस संचार में 2 व्यक्तियों के माध्यम से संदेश होता है। जैसे 2 मित्रों की बातचीत, पिता पुत्र की बातचीत, भाई बहन की बातचीत, शिष्य गुरु की बातचीत, माँ बेटी की बातचीत या अन्य किसी परिचित अपरिचित से बात इसी कोटि के अंतर्गत आती हैं। नौकरी के लिए जो साक्षात्कार होता है ना, इंटरव्यू देते हैं, वह भी अंतर्वैयक्तिक का ही उदाहरण है। किसका? अंतर्वैयक्तिक का उदाहरण है। अब आता है जनसंचार। प्रिय विद्यार्थियों, जनसंचार बहुत ही महत्वपूर्ण संचार है। यह जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार के नए तकनीकी साधन, मुद्रण क्या होता है? टाइपिंग। आप फ़ोन पे मैसेज करते हो, टाइप करके करते हैं ना, तो मुद्रण प्रसारण आदि विकसित हुई, तब से यह शब्द प्रयोग में आने लगा है। अब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने या किसी यांत्रिक माध्यम से जैसे कंप्यूटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। जैसे कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाना जनसंचार नहीं है, परंतु अब ये फ़ोन के माध्यम से वीडियो बनाकर पढ़ाना जनसंचार कहलाता है। धन्यवाद।